नमस्कार। मैं मानसरोवर विद्या विहार सूरत से चौहान कौशिक। आज हम हिंदी में कक्षा 12 में जो हमारा आगे का चैप्टर अधूरा है उसे आज हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैनेन्द्र की रचना बाजार दर्शन में हमने देखा था कि बाजार एक ऐसी लुभावनी चीज़ है जहाँ पर जाने के बाद लोग वो भी चीज़ खरीद लाते हैं जिसकी उसे ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर एक और व्यक्ति का दृष्टांत दिया गया है जो देखते हैं। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं या काम करते, जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। 6 आने मतलब जो जैसे कि 4 पैसे होते हैं, 4 आना, इसी प्रकार 6 आने। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय है। कई व्यवसायी का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल के मालामाल होते। लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके पड़ोस में भगत जी रहते थे। वो इतना अच्छा चूरन बनाते थे और बेचते थे कि अगर वो वही काम करते रहते अच्छे से तो वो बहुत पैसे वाले हो सकते थे, धनवान हो सकते थे। क्या कुछ उनके पास ना होता, उनके पास सब कुछ, जीवन की सभी ज़रूरी चीज़ हो सकती थी। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। वो जो चूरन बनाते हैं वो ना तो किसी को बेचने देते हैं ना किसी दुकान में देते, वो सीधे कस्टमर के, ग्राहक के हाथों हाथ दे देते हैं। पर वह ना उसे ठोक देते, ना व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते, वो ना किसी व्यापारी को देते ना किसी को क्या ऑर्डर लेते। बंदे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते थे, चूरन से भी अधिक ज़्यादा वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भाव का देय देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों में मुफ्त बांट देते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25 का पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाह नहीं हुए और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा। लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि ये भगत जी ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ 24 पैसे से ही जैसे उसकी कमाई 24 पैसे हो गई, वो अपना जो चूरन है वो बच्चों में फ्री में, मुफ्त में बांट कर निकल जाता है। वो कभी लालच में नहीं पड़ता कि नहीं आज मैं ज़्यादा चूरन बनाऊँ और ज़्यादा चूरन बेचकर ज़्यादा पैसे कमाऊँ। वो कभी ऐसा नहीं सोचता। और उनकी जो चूरन थी वो हाथों हाथ बिक जाती थी। साथ में लोगों को उनके प्रति स्नेह भी था कि उनकी जो चूरन थी वो तुरंत बिक जाती थी। और दूसरी बात ये कि उन्होंने कभी वो चूरन बनाने का जो तरीका है उसमें कभी भी उन्होंने लापरवाही की हो, ऐसा लेखक कहते हैं कि मैंने कभी, मेरे ध्यान में नहीं है। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। अगर लेखक यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अगर उनके ऊपर बाजार का जादू चल गया होता तो वो बहुत सारे पैसे कमाने की सोचते, अलग अलग दुकानों में जाकर चूरन दे देते लोगों को बेचने के लिए। वह खुद अपने अपने घर पर रहकर ही बहुत सारा चूरनों को उत्पादन करते, ऐसा करते, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि वो बाज़ार का जो जादू है उससे वो अलिप्त रहे थे, उससे वो दूर रहे थे। कहीं आप भूलकर न बैठेगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उसे चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी का अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे क्या मालूम होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचिज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों के विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त हुआ है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलकता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर संलज्ज ही न हो जाती होगी? लेखक यहाँ पर लिखते हैं कि ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं भी चूरन बेचता हूँ, मुझे मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। और दूसरी बात कि जो वो चूरन वाला भगत जी है वो मुझे नहीं लगता कि उसने अक्षर ज्ञान भी प्राप्त किया होगा, लेकिन फिर भी उसके पास इतनी समझ है और वो
ऐसा काम करने वाला व्यक्ति है कि उसको पैसे और बाज़ार उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। वो ना तो पैसे का गमन करता है और ना ही उनके पास जो कला है वो हमेशा से सिर्फ अपनी खरीद सकती है, या फिर ये बोले कि उन्होंने अपने मन को ऐसा बना लिया है कि भाई जो ज़रूरी चीज़ है वही खरीदनी है। उनके पास ज़्यादा पैसे हो तो भी वो बाज़ार का जादू उनके ऊपर नहीं चल सकता। और दूसरी बात कि लेखक ये बताते हैं कि वो तो एक नाचिस जैसा आदमी है। हमारे और आपसे हम तो उनके आगे बहुत कुछ आगे निकलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन लेखक लिखते हैं यहाँ पर कि नहीं, वो व्यक्ति हमसे भी बहुत आगे है, क्योंकि उसके ऊपर बाज़ार का या फिर पैसे का ना तो गमन है और ना तो जादू है। वरना आजकल के लोगों के पास तो थोड़े से पैसे आ जाते हैं तो उनका बात करने का तरीका बदल जाता है और उससे पता चल जाता है। जैसे ही किसी व्यक्ति के पास पैसा आता है, सबसे पहले उसका बात करने का तरीका बदल जाता है। इससे ही पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर अब पैसों का प्रभाव पड़ गया है। आगे देखते हैं। पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए, वह दानव है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास से धूल उड़ाती हुई निकल गई मोटर। वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो, उसका नाम मोटर है और तुम उससे वंचित हो। लेखक कह रहे हैं कि मेरी गरीब परिस्थिति की, दारुण मतलब गरीब परिस्थिति की बात कर रहा हूँ कि मैं पैदल चल रहा हूँ कि मेरे पास से एक मोटर कार गुजर गई, तो मुझे वो मेरे पास से नहीं गुजरी, वो मेरे दिल को चीरती हुई निकली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरी आंखों में उंगली डाल कर कहा कि देखो, वो जो जा रही है ना, वो मोटर है और वो तुम्हारे पास नहीं है, तुम उनसे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विनम्रता मालूम होती है कि बस पूछे नहीं, मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। लेखक कहते हैं कि जब ये बात हुई तब मुझे ऐसा लगा कि हे भगवान, यही मेरे माँ बाप थे जिसके वहाँ मुझे जन्म लेना था। अगर वो मोटर वाले के घर मेरा जन्म होता तो कितना अच्छा होता। यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि उनको वो मोटर वालों से ईर्ष्या होती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अंकित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, कहो ना पानी पानी। लेखक कहते हैं कि ये जो मोटर वाले की जो वैभव शक्ति है, वो जो पैसे वाला, उसने अपने पैसे का दिखावा किया है, उसके सामने वो भगत जी, चूरन वाले भगत जी तो लाख दर्जे अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने पैसों का या फिर अपने वैभव का कभी दिखावा नहीं करते। और यह मोटर वाला तो वो चूरन वाले के सामने पानी पानी हो जाए, तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। आगे देखते हैं। उस बल को नाम जोड़ो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तूषण है, बतौर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि इस संचय की तूषणा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह बलता है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। यहाँ पर लेखक लिखते हैं कि लेखक यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि मैं आत्मिक, धार्मिक, नैतिक ऐसी बाबत उसमें कोई अंतर नहीं रखता, लेकिन मैं विद्वान नहीं हूँ कि शब्द प्रट को। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तूषणा है, मतलब प्यास है, और बतौर रखने की, सब इकट्ठा करने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। मतलब जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि जिसके पास जो भी चीज़ है उसे कम ही लगती हो, या फिर जो चीज़ कहीं से भी आए उसे बतौर लो, अपने पास रख लो, बतौर लो, अपने पास रख लो, ऐसे व्यक्ति के पास संतोष जैसी कोई संतोष का बल, उनके पास उसका बीज नहीं हो सकता। और आगे लेखक कहते हैं कि
और वैभव की छाया में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित हो रहा है। सब लोगों को अपने पैसे का दिखावा करना है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। जो व्यक्ति निर्बल होता है वह धन की ओर आकर्षित हो जाता है या फिर झुक जाता है। जबकि जो व्यक्ति सबल है, निर्बल नहीं है, तो वो तो पैसों के ऊपर झुकता है, लेकिन वो अपने कार्य के प्रति या फिर अपना जो संतोष है उसके प्रति झुकता है। वह मनुष्य पर धन की ओर और चेतन पर जड़ की विजय है। देखो यहाँ पर लेखक लिखे वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय। चेतन पर कभी जड़ की विजय नहीं हो सकती, क्योंकि चेतन और जड़ दोनों विरोधाभासी है। और दूसरी बात कि मनुष्य पर धन की विजय हमेशा से होती आई है। कुछ लोग ही ऐसे होंगे जिनके ऊपर धन का कोई प्रभाव नहीं होता, वरना ज़्यादातर लोगों पर धन का प्रभाव हो ही जाता है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय राम किया। मैंने भी जय राम किया। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन दिया। लेकिन कहते कि एक बार मुझे बाजार में वो मिल गए और कभी मुझे उनकी आंखों में खुली या बंद, दोनों आंखों में मुझे ये नहीं लगा कि ना तो उनकी आंखें बंद थी और ना तो उनको कभी मुझे ऐसा लगा कि वो अपने आप को कोस रहे होंगे, क्योंकि बाजार में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी और मैंने जाकर वहाँ पर उनका अभिवादन किया और उन्होंने भी मेरा अभिवादन किया। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं थी और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। सब उसके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़े रह जाते हैं, कहीं भगत नहीं रुकते। लेखक यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि भगत जी की आंखें भी बाजार में खुली थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और बहुत बड़े फैंसी स्टोर लगे थे, लेकिन वो वहाँ से गुजर गए और वहाँ से गुजर रहे थे। फिर भी उनके मन में कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि चलो आज वो चीज़ खरीद ले या फिर वो चीज़ देखने जाए। नहीं, वो अपने मन से बहुत संतुष्ट हैं। आगे लिखते हैं कि रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ 2-4 अपने काम की चीज़ ली और चले जाते हैं। लेखक कहते हैं कि भगत जी वहाँ पर ही रुकते हैं जहाँ पर उनका काम होता है, पंसारी की दुकान पर, और वहाँ से जो अपनी ज़रूरी चीज़ें लेकर वापस चले जाते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है। जब तक वहाँ जीरा मिलता है, ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। लेखक कहते हैं कि जब उनको कोई चीज़ ज़रूर होती है, जैसे कि जीरा, तो वो जीरे वाले की दुकान पर जाकर जीरा ले लेता है। बाकी कोई चीज़ उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। वो संतुष्ट व्यक्ति की तरह, मुझे कुछ खरीदना नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे सोचते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। वरना आजकल के ज़माने में तो लोग एक चीज़ खरीदने जाते हैं तो पहले 100 चीज़ देखते हैं, 50 चीज़ को टटोलते हैं, फिर बाद में एक चीज़ खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पर भगत जी तो सीधे उनकी काम की जगह पर जाते हैं और अपनी चीज़ लेकर वापस मार्केट से निकल जाते हैं। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रकृति के बल पर से सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी की कल्याण ही चाहते हैं। भगत जी अपनी जो चीज़ जीरा और नमक लेने जाते हैं वही लेकर आ जाते हैं। फिर चाहे उनके रास्ते पर बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हो, लेकिन वह चीज़ों से वो अलिप्त रहते हैं। वहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता ही भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है
और जो नहीं चाहता कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेसिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। देखा कि यहाँ पर ये बताना चाहते हैं हमें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग बाजार को सार्थकता ही भी और बाजार को सार्थक वही व्यक्ति करते हैं जो ऐसा मानते हैं कि जो चीज़ हमें चाहिए वो हमने खरीद ली। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ नहीं चाहिए वो भी खरीदते हैं। वो सच में तो अपनी परचेजिंग पावर दिखाते हैं, मतलब अपनी जो खरीदने की शक्ति है उसे दिखाते हैं। और सिर्फ ये केवल एक विनाशक शक्ति, वो ये जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो भी हम खरीद लेते हैं ना, वो एक विनाशक शक्ति है, क्योंकि उससे पैसे भी व्यय होते हैं और जो चीज़ जो फिजूल की होती है वो भी हम खरीद लाते हैं। व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजारोपन बढ़ाते हैं। जो चीज़ फिजूल की होती है वो भी सब लोग खरीदने लग जाएंगे, तो आने वाले समय में जो काम की चीज़ें उसकी भी दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिर बाज़ार में ये बात चलने लगेगी कि अब फिजूल की चीज़ ही इतनी बिक रही है तो काम की चीज़ तो कितनी बिकेगी। जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की गति है। जैसे जैसे यहाँ पर लेखक लिख रही है जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। जैसे जैसे कपट बढ़ेगा लोगों के बीच में सद्भाव कम होता जाएगा। इस सद्भाव के हाथ पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृदय और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर एक दूसरे के प्रति हमारा कपट बढ़ गया, सद्भाव घट गया, तो आने वाले दिनों में कोई पड़ोसी नहीं रहेगा और भाई भाई नहीं रहेगा, क्योंकि सब लोग आपस में कोई एक व्यक्ति ग्राहक और कोई एक व्यक्ति व्यापारी बन जाएगा, व्यापारी की तरह व्यवहार करते हैं। मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है और वह बाजार का और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता। लेखक कहते हैं कि एक व्यक्ति ठगा जाता है तो उसमें दूसरे का लाभ होता है और यही बाजार का बल्कि पूरे इतिहास का यही सत्य है। क्योंकि इतिहास से हम लोग देखते आ रहे हैं कि व्यक्ति जब भी किसी को ठगता है तो उसका मतलब ये है कि सामने वालों को कहीं ना कहीं उसको उसका फ़ायदा मिलने वाला होता है। आगे देखते हैं कि ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता। जो जरूरी चीज़ होती है वो आदान प्रदान नहीं होती, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। देखा कि यहाँ पर लिख रहा है कि जब हम एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रख सकते और बाजार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ठगता है, तब वहाँ पर एक दूसरे का शोषण होता है, पोषण नहीं होता। और ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरल और औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है, जहाँ पर किसी का भला नहीं हो सकता। ज़्यादातर लोग एक दूसरे के साथ छल कपट करते हैं, वैसे ऐसे शास्त्र को यहाँ पर अर्थशास्त्र कहा गया है। ये अनीति शास्त्र है, मतलब ये पैसों से जुड़ा हुआ है। आज ये मुझे इस काम से इतना फ़ायदा मिलेगा, तो सामने अगर सच में सोचे जाए तो सामने वालों को इतना नुकसान भी होगा। तो यहाँ बाजार दर्शन पाठ चैप्टर में हमने ये देखा कि व्यक्ति की जो खरीद सकती है वो सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए नहीं खरीदता, बल्कि वो तो अपनी ज़रूरत के साथ साथ दिखावे के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए, अपनी परचेजिंग पावर दिखाने के लिए खरीदता है, ताकि लोगों के ऊपर वो अपना प्रभाव डाल सके, ताकि लोगों को बता सके कि यह व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, या फिर ऐसा दिखाया जाए कि यह व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन ये बड़ा आदमी बनने में और अपनी परचेजिंग पावर दिखाने में वह बहुत सारे लोगों का बुरा भी करता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। एक व्यक्ति कुछ खरीद कर लाता है तो दूसरा तुरंत उसके पीछे ये सोचने लग जाता है कि मुझे भी ये खरीदना है, चाहे उसके लिए उसकी वो चीज़ उसकी ज़रूरत की हो या ना हो, उसके पास उस चीज़ को खरीदने के लिए पैसे हो या ना हो, लेकिन वो चीज़ खरीदने के लिए वो अपना मन लुभाने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आजकल के समाज में और आजकल के माहौल में माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि जिन लोगों को जो चीज़ की ज़रूरत नहीं वो भी वो खरीद लाते हैं। इससे वो तो दिखावा करते हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी वो अपनी और आकर्षित करते हैं। और ऐसी बातों से ही जो फिजूल की चीज़ है वो भी अब लोग अब
अब के ज़माने में लोग खरीद खरीद कर अपना घर भर रहे हैं और ऐसी चीज़ों से ही बाजार बना रहता है। इसका एक ही दृष्टांत है कि आप मोबाइल का दृष्टांत ले सकते हैं कि जिन लोगों को मोबाइल की ज़रूरत है वो खरीदे तो बात और है, लेकिन जिन लोगों को नहीं ज़रूरत है वो भी ऐसी महंगी चीज़ खरीद कर अपनी परचेसिंग पावर दिखाते हैं या फिर अपनी दिखावे की ज़िंदगी को देखते हैं। यहाँ पर बाजार दर्शन में हमने ये देखा कि कैसे व्यक्ति अपनी खरीद शक्ति से ऊपर जाकर खरीद सकता है, तो दूसरी ओर भगत जी जैसे आदमी भी है जो अपनी और चाहे तो वो अपनी परचेसिंग पावर से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं, वो बहुत संतुष्ट व्यक्ति है। वो ये बताना चाहते हैं कि जो चीज़ हमें ज़रूरी है वो ले लो, बाकी की चीज़ें हमें कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके नीचे जो कुछ भी प्रश्न है उसको आपको आपकी कॉपी में लिखना है। मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।